नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो गया। राष्ट्रपति पद से हटते ही रामनाथ कोविंद जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती के निशाने पर आ गए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कोविंद अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जहां भारतीय संविधान को अनेक बार कुचला गया। क्यों कहा ऐसी बात, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं आज का खास कार्यक्रम कोविंद। पीपुल्स कांग्रेस की प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पर सवाल उठाए। उन्होंने ट्वीट में कहा कि निवर्तमान राष्ट्रपति कोविंद ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जहां संविधान को अनेक बार कुचला गया, चाहे वह अनुच्छेद 370, नागरिकता कानून, अल्पसंख्यकों या दलितों को निशाना बनाना हो। उन्होंने संविधान के नाम पर भाजपा के राजनीतिक एजेंडे को पूरा किया। इससे पहले महबूबा ने रविवार को जम्मू कश्मीर प्रशासन पर आरोप लगाया है कि हर घर तिरंगा अभियान के लिए वह लोगों को राष्ट्रीय ध्वज खरीदने के लिए मजबूर कर रहा है। कहा कि देशभक्ति स्वाभाविक रूप से आती है और इसे थोपा नहीं जा सकता। यह अभियान आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 13 से 15 अगस्त तक नागरिकों को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है। मुफ्ती ने अपने अधिकृत ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो साझा किया है। इसमें दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में बिजबिहाड़ा नगर पालिका के एक वाहन के ऊपर लगे लाउड स्पीकर से एक सार्वजनिक घोषणा की जा रही है, जिसमें क्षेत्र की दुकानदारों से तिरंगा खरीदने के लिए प्रत्येक को 20 रुपये जमा करने के लिए कहा जा रहा है। महबूबा ने आगे लिखा कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर प्रशासन छात्रों, दुकानदारों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए भुगतान करने के लिए मजबूर कर रहा है, ऐसा लगता है कि कश्मीर एक दुश्मन क्षेत्र है जिस पर कब्जा करने की जरूरत है। मुफ्ती ने कहा कि देशभक्ति स्वाभाविक रूप से आती है और इसे थोपा नहीं जा सकता। तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यानी कि राष्ट्रपति पद से हटने के तुरंत बाद ही जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने रामनाथ कोविंद पर आरोप लगाए हैं। ऐसे आरोप लगाए हैं कि उन्होंने सरकार का उस समय साथ दिया जब संविधान को कई बार कुचला गया। 370 की बात करें, नागरिकता कानून की बात करें, ये तमाम उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है इन बातों को। यानी कि रामनाथ कोविंद को हटते ही उनके ऊपर आरोप लगा दिया गया। क्यों लगाया गया ये आरोप, इसी पर हम चर्चा करेंगे। इसके पीछे का तर्क क्या है, निशाना कौन है और महबूबा कहना क्या चाहती हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर महबूबा के मन में क्या है। कश्मीर में से धारा 370 हटाई गई, क्या यह टीस उनको आज भी कचोट रही है? क्या टीस रह रह करके उठ रही है कि आज जब राष्ट्रपति के पद से रामनाथ कोविंद हटे तो तुरंत एक आरोप लगा दिया कि इन्होंने संविधान के कुचलने में सहयोग किया है, साथ दिया है सरकार का। यानी कि कोविंद तो सवाल यहां पर यह है कि महबूबा ने यह आरोप क्यों लगाए। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ ललन सिंह जो रक्षा विशेषज्ञ हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की आप शुरुआत करते हैं आप ही से, और सवाल वही है कि आखिर में महबूबा मुफ्ती ने जो ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने पद से हटे हैं, ऐसा आरोप क्यों लगाया है? जी गौरव जी, जी भारत की संस्कृति उसी में वो जन्मी है जी, और वहीं इनकी परवरिश हुई है। और आज पूर्व मुख्यमंत्री और भारत की गृह मंत्री की पुत्री भी रही है। बहुत दुखद और शर्मनाक बात है कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी का आज विदाई समारोह
और आज इन्होंने उनके बारे में इस तरह की बेतुकी बयान दे दिया जो इनके लिए और इनके वजूद के लिए बहुत ही शर्मनाक और खतरनाक। नंबर 2, मैं ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने जो जो बातें कही है उसमें एक बात भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी पुरानी जो विरासत है वो अपनी राजनीति को इसी तरह से चमकाना और इसी तरह से स्वार्थ की राजनीति सत्ता पे काबिज होने का इनका पुराना रवैया हमें इसलिए एक्सपीरियंस है कि हम लोगों ने 2-3 बार घाटी में 5 साल, 3 साल और 2 साल की टेन्योर काटी है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन्होंने जो कहा कि 370 हटाया, अल्पसंख्यक और दलितों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया और सबसे बड़ा नागरिकता को भी इन्होंने उसमें जोड़ दिया। समझ में नहीं आता कि इस तरह की बेतुकी बात इनको कहाँ से आई। नंबर 2, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, इनको अपने वजूद का इसलिए डर हो गया कि 2 दिन पहले हमारे रक्षा मंत्री उन्होंने साफ कहा कि हमारे शिवजी अमरनाथ सब कुछ इधर है और शारदा एलओसी माता जो है उधर है, ऐसे कैसे होगा, ये हमारा है और पीओ के अभिन्न अंग है और ये साफ है कि अब आजादी उनको चाहिए और हमारे एजेंडा साफ है, क्योंकि हमने तो संसद में पारित कर दिया है। अब इनको एक डर हो गया, क्योंकि ये तो हमेशा पाकिस्तान की बातें करते हैं। इनके बातों में जो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष अगर आप देखेंगे तो केवल पाकिस्तान का इनका सोच रहता है। सबसे बड़ी बात, इस तरह के देशद्रोही बयानबाजी से देश और आंतरिक सुरक्षा को बहुत नुकसान होता है, जिसको कोई भी भारतवासी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। और ये इनका जो बयान है वो बहुत शर्मनाक, इसमें कोई शक नहीं। जाने वाले पूर्व राष्ट्रपति के बयान तो शर्मनाक है ही, बयान तो शर्मनाक है ही लल्लन सिंह जी, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि कोविंद को एक तरह से बहाने की तरफ से इस्तेमाल किया गया है। और क्या आपको नहीं लगता कि निशाना बीजेपी सरकार और पीएम मोदी है? एकदम आपने गौरव जी ठीक बोला है। इनको तो एक ही विरोध है कि मोदी जी को हटना है। अरे मोदी जी को अगर हटाना है तो आम जनता चुनाव में जाइए। अभी आपके कुछ ही समय के बाद चुनाव होने जा रही है, जम्मू कश्मीर की प्रतिबंध हो चुकी है। आपको तकलीफ क्या है? तकलीफ एक बात का है कि 13 से 15 तारीख तक हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने लोगों में एक जागृत करने का भावना 75वें स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में और झंडे और विजय दिवस में लाल चौक से उनका रैली इनको पच नहीं रहा है। और ये बिना वजह प्रशासन के ऊपर आक्षेप लगा रही है कि लोग जबरदस्ती हमारे भारत के नागरिक हैं, वहाँ के युवाओं को हर तरह का बेनिफिट मिल रहा है, वो क्यों नहीं चाहेंगे कि हम इस मुहिम में शामिल हों। और इसी मुहिम को देखते हुए उन्होंने याद कीजिए बयान दिया था कि 370 जब जी हम आपको रोकना चाहेंगे ललन सिंह जी, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ प्रदीप भटनागर जी जो बीजेपी प्रवक्ता हैं जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में प्रदीप जी। ललन सिंह जी से हमारी बात हो रही थी। ललन सिंह जी अपनी बात पूरी करें, उसके बाद हम प्रदीप भटनागर जी के पास आएंगे। जी मैं पूरी कर देता हूँ कि 370 जब पारित हुआ तो इन्होंने ही कहा था कि तिरंगा झंडा उठाने वाले कोई नहीं मिलेगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि एक पूर्व मुख्यमंत्री इस तरह की बेतुकी बात कैसे की होगी। और वही जब आज पूरे देश में दरअसल हमें लगता है कि महबूबा रहती तो है भारत में, लेकिन उनके दिल में पाकिस्तान बसता है। जी एकदम सही। जी हम आपके पास आएंगे और हमारे साथ प्रदीप भटनागर जी भी जुड़े हुए हैं। जी प्रदीप भटनागर जी, महबूबा मुफ्ती के ट्वीट को आप किस तरह से देखते हैं, बीजेपी किस तरह से देखती है? जी देखिए, महबूबा मुफ्ती जी पे बधाई तो शब्द मुंह में थी नहीं जी, मगर क्या था, कुछ तो वाणी बोलनी थी, क्योंकि असेंबली चुनाव की तैयारी चली रही वहाँ पे, जैसे मतगणना सिस्टम सब कुछ चल रहा, उसको लेके महबूबा जी को सुर्खियों में आने के लिए जो शब्द जो यूज कर रहा था। अब जो राष्ट्रपति पद से उतर चुके, क्या राष्ट्रपति पद के टाइम पे नहीं बोल सकते थे? जी अगर भारत के हित में कोई काम महामहिम है, हो सकता है कि उनके दिल में थोड़ी सी इज्जत बाकी हो तो उन्होंने नहीं बोला, लेकिन जैसे ही अपने पद से उतरे बस मुंह खोला और आग उगला। जी महामहिम शब्द तो लग चुका है, पूर्व महामहिम राष्ट्रपति तो बोला जाएगा ही जाएगा। ये तो गरिमा कम से कम महबूबा जी को रखनी चाहिए थी। देश का सर्वोच्चम पद है, जिस तीनों सेनाओं के कमांड और जो सुरक्षा देश की करते हैं उनके कमांड इन चीफ होते हैं। इन चीज को तो कम से कम ये चीजें बोलनी चाहिए। आप क्या बोल रहे हो? क्या जो नासूर था भारतवर्ष के लिए और जो एक बदनुमा दब्बा था
जिससे एक हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कही थी ये बात कि वो साबुन है कि एक दिन घिस जाएगा ये। अब ये चीज समझनी चाहिए कि आज वो साबुन घिस गया, उसको हटा दिया गया था 370 को। अगर इन्होंने कुछ चीजें भलाई के लिए करी हो जम्मू कश्मीर के लिए तो उसको बोले ना कि आप प्रधानमंत्री, माफी चाहूंगा, मुख्यमंत्री होने के बावजूद आपने कुछ परियोजना चलाई हो। जब से धारा 370 हटी और एक राज्य का दर्जा मिला, आज कम से कम 100 से ऊपर परियोजना जम्मू कश्मीर में चल रही है जगह जगह। उसके विषय में क्यों नहीं बोलते आज विकास के पथ पे आगे लाने के लिए? श्रेष्ठ भारत, एक भारत बनाने के लिए सबको साथ चलना पड़ेगा, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो विपक्षी हो, चाहे वो हमारे भारतवर्ष के युवा हो, बच्चे हो, सबको श्रेष्ठ भारत तभी बनेगा जी। मगर इन जैसे नेता अपनी राजनीतिकरण के लिए जम्मू कश्मीर कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी बयान दे सकते हैं, उल जुलूल कुछ भी बयान दे सकते हैं जी। प्रदीप भटनागर जी, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ आंतरिक सुरक्षा के जानकार ललन सिंह जी भी यहाँ पर मौजूद हैं जी। हम जानना चाहेंगे आपसे कि तिरंगे की बात यहां पर आई है, हर घर तिरंगे की बात कही गई है और जम्मू कश्मीर में भी तिरंगा हर घर फहराया जाना है। और इसके लिए जो महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें यह कहा जा रहा है कि 20-20 रुपया आप लोग जमा करें। उस 20-20 रुपए झंडे के लिए, उस 20-20 रुपए के लिए भी महबूबा मुफ्ती पे आपत्ति है। उनको आपत्ति है कि इस तरह से जबरदस्ती किया जा रहा है और उनका कहना यह है कि देशभक्ति स्वाभाविक रूप से आती है, इसे थोपा नहीं जा सकता। तो क्या झंडा खरीदने की बात जो कही जा रही है, ये देशभक्ति थोपी जा रही है? जी गौरव जी, पहले तो उनको ये समझना चाहिए, पूर्व मुख्यमंत्री रही हुई है, गृह मंत्री की पुत्र रही हुई है, पूर्व गृह मंत्री की, और अपनी बहन का अपहरण भी उनको अभी तक याद है, लेकिन यासीन मलिक को उन्होंने पहचाना नहीं था, अब पहचान में आ रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ, छोटे बच्चे स्कूलों में भी होते हैं या सामाजिक कोई कार्यक्रम होते हैं, तो उसमें कार्यक्रम को अच्छा बनाने के लिए सरकार, प्रशासन, सामाजिक संगठन ये बोलते हैं कि भाई इतना चंदा दे दो, हम तुम्हारे लिए अपने आप इस चीज को मुहैया करा देंगे। तो अगर 20 रुपए की अगर वो दिखाना चाहती हैं, इसमें गलत क्या है? अगर ग्रीन बेहरा, अनंतनाग, शोपिया, वहाँ पे उनको प्रभावित कर दिया जाएगा तो उनको तकलीफ क्या है? वो केवल भारत नहीं, ये सब कहने की बातें हैं। ये जो मीन में एक निकल रहा है ना, क्या है मन में, क्या दिखाता है सर? जी, मन में गौरव जी एक ही है कि किसी भी तरह से प्रधानमंत्री मोदी साहब का विरोध करो। विजय दिवस के नाम पे रक्षा मंत्री ने जो वहाँ ध्यान दिया कि पीओके हमारा है, 60% हमारे पास है, 20% पाकिस्तान के पास और 10% चीन के हाथों में चला गया है उनके मेहरबानी से, और पीओके भी अब बोल रहा है कि हम भारत में मिलने को तैयार हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उनको साफ पता चल गया है कि अगला एजेंडा भारत का, भारत के लोगों का पीओके में तिरंगा फहराना है। और ये विजय दिवस लाल चौक से शुरू हो रहा है और ये मान के चलिए कि इनके पीओके में भी ये तिरंगा बहुत जल्द फहरेगा। और अगर कहीं किसी कारण से युद्ध भी हुआ तो रक्षा मंत्री साहब का वक्तव्य, युद्ध तो भारत ही जीतेगा, जिसको पाकिस्तान का भी पता है। तो इस पीडीपी के अध्यक्ष महोदय को अभी हाल के दिनों में भी इन्होंने कई बेतुकी बयान दिया है कि वहाँ को लोगों को जबरदस्ती जेल में डाले जा रहे। कहाँ जेल में डाले जा रहे? वहाँ के लोग तो युवाओं को सेना, अर्धसैनिक बल लोगों के साथ मिलकर भारत के पर्यटन में वो अपने आप को निवेश कर रहे हैं। अरब से हमारी बहुत बड़ी निवेश हो रही है, इसके लिए वहाँ खुशहाली का एक जश्न मन रहा है। तो फिर इनको तकलीफ कहाँ हो रहा है? तकलीफ एक ही है, इनको लग रहा है कि अब हमारा वजूद राजनीति का खत्म और हमारा सब कुछ समाप्त। तो अब इस डर से ये इस तरह की बेतुकी बयान दे रही है जो सुखद नहीं, इनके लिए भी शर्मनाक है। जी, हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। राजेश जौहरी जी, आप बड़ी देर से जुड़े, लेकिन हम आपको बता दें कि बात यहाँ पर महबूबा मुफ्ती के ट्वीट की हो रही है और जो उन्होंने कोविंद जी पर, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने संविधान को कुचलने में मदद की है। सबसे बड़ी बात आपसे एक प्रश्न हम करना चाहते हैं कि जो उन्होंने ट्वीट किया है उसमें धारा 370 भी का जिक्र है, जिसको हटाया गया है।
वहां से। देखिए लेकिन मेरा प्रश्न सुन लीजिए। धारा 370 है और वो कह रही हैं कि ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं ये संविधान को कुचलने की प्रक्रियाएं हैं, उनके ट्वीट से ऐसा लगता है, और इसमें मदद किया है कोविंद जी ने। आशय क्या है इसका, समझाने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो अगर हम और आप लोग महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और मीर भाई जो उमर फारूक, यासीन मलिक, अगर इनकी बातों, इनका तो एजेंडा ही प्रो पाकिस्तान है, इनके लिए तो वो सब काम इनके लिए जायज है जो पाकिस्तान के हक में है, और ऐसा कोई भी काम जिससे पाकिस्तान के हितों को नुकसान होता है उस पे इनको तकलीफ होती है। देखिए, इन्होंने पाकिस्तान की बहुत बिरयानी खाई है, इन्होंने पाकिस्तान से करोड़ों अरबों रुपए लिए हैं ISI से, और दूसरी बात ये है कि हमारे देश में भी एक बहुत 60-65 साल तक जो कश्मीर फाइल्स अगर हमने देखी हो तो हमको पता चलेगा कि सिस्टम पूरा का पूरा जो है हाईजैक कर रखा था। आज ऐसे सिस्टम के होते हुए भी उसी संविधान का इस्तेमाल करते हुए, उसी संविधान में प्रदत्त सारी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अगर धारा 370 हटी है तो उसमें गलत क्या है, एक बात है। सबसे बड़ी बात ये है 370 टेम्परेरी थी जब लगाई गई थी, जब डॉक्टर अंबेडकर ने भी विरोध किया था, वल्लभ भाई पटेल ने भी विरोध किया था, तो टेम्परेरी शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, टेम्परेरी है, कुछ दिनों के लिए है। एक टेम्परेरी चीज को हटा के एक परमानेंट स्टेटस दे दिया गया, पूरा कश्मीर। तो फिर दिक्कत कहाँ है और बार बार इस पे ट्वीट करने की जरूरत कहाँ है? तो वो इसलिए कि वो पैसे जो मिलते हैं उसका हिसाब किताब देना पड़ता है भैया, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आज भी उनके आका तो बाहर ही बैठे हैं ना। आज देखिए, यासीन मलिक भूख हड़ताल कर रहे हैं, तो क्या हमको, देखिए उस आदमी ने जिसने इतने सारे लोगों को मारा है और खुद टीवी पे कबूल कर रहा है, अपने देश, अपने मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे कबूल कर रहा है कि मैंने इतने लोगों को मारा, और इस गिनती के बाद मैंने गिनती करना बंद कर दिया था। आप बताइए कितना बड़ा तमाचा है संविधान पर, कितना बड़ा तमाचा है यहाँ की व्यवस्थाओं पर तब उसका कुछ नहीं बिगड़ा। आज सब कुछ संविधान के हिसाब से हुआ है, तो संविधान के बारे में ये लोग ये कह रहे हैं। और देखिए, राष्ट्रपति ने जो भी कुछ किया है, कारगिल के रक्षा मंत्री ने क्या कहा उस पर अपन नहीं जा रहे हैं, ठीक है, पर राष्ट्रपति ने ऐसा एक भी काम असंवैधानिक किया होता तो सिस्टम इतना तगड़ा है, वो जो कश्मीर फाइल्स में मैंने जिक्र करती है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट या जितने भी लोग हैं सब जगह पर सब वो सारी कार्रवाई होती और उन सब चीजों को असंवैधानिक करार दे दिया गया होता। अगर असंवैधानिक होता तो ये मान के चलिए जी, अगर असंवैधानिक होता तो असंवैधानिक करार दे दिया गया होता, लेकिन दिल है कि मानता नहीं महबूबा का। ठीक है, प्रदीप भटनागर जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। प्रदीप भटनागर जी, सवाल यहाँ पर यह है कि जैसे कि राजेश जौहरी जी ने कहा है कि तन तो भारत में है, मन पाकिस्तान में है, और इनके आका कहीं और बैठे हैं, ऐसे लोगों को भारत में रखना क्या खतरे से खाली नहीं है? सही कहा। मैं बड़ी चीजें पुरानी थोड़ी सी मैं दोहराना चाहूंगा जी, कि ये वो लोग हैं जो भारतवर्ष के टुकड़े देखना चाहते हैं, एक जम्मू कश्मीर का, दूसरा पंजाब को। ये वो एजेंडा चलाने वाले हैं ISI के साथ मिलके, जब पाकिस्तान के साथ मिलके। ये वही पाकिस्तान है। जब ये अलग हुआ था तो इनके नेताओं ने कहा था कि घास खा लेंगे मगर भारत से युद्ध लड़ते रहेंगे। ये वो लोग हैं, और इनके एजेंडे को चलाने के लिए ISI ने जो पंजाब में षड्यंत्र और जम्मू कश्मीर में चलाना चाहा, क्योंकि वहाँ ये दोनों लोग फेल हो गए, इन चीजों को चलाना चाहा। देखिए, अब संगरूर से मैं बोलना नहीं चाहिए, एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, पंजाब से एक सांसद बने हैं, जो कि आज वो खालिस्तान की बात करते हैं। संवैधानिक पद पे आने के बाद, एक सांसद में पहुंचने के बाद, लाखों करोड़ों की, जो करोड़ लोगों की आस्था रखते हैं, पार्लियामेंट जिनकी बातें उठाई जाती हैं, आज वहाँ वो खालिस्तान की बातें करेंगे और हम सब सुनेंगे जी। ये हमारे भारतवर्ष का संविधान है। क्या है, ये संविधान इतना लूज है कि एक मजबूरी है हमें सुनने के लिए। ये महबूबा मुफ्ती मोहम्मद जैसी ये गुफ्फार पार्टी है ना, गुफ्फार पार्टी, ये पार्टी हमारी एक मजबूरी है। संविधान हमारा बहुत सॉफ्ट है, वो देता है इनको बोलने का अधिकार जी, और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो बेनिफिट लेते हैं, और हम जैसे लोग सुन के तिल मिला के मन में गुस्से भर के रह जाते हैं। ये एक मजबूरी है, क्योंकि कानून सरल है जी। अगर शरिया कानून विदेश की तरह होता तो क्या होता है, इनके साथ पता लग जाता है इनको। तो क्या हम कानून में परिवर्तन नहीं कर सकते? देखिए, कानून की परिवर्तन की तो बात ये है, आप आंदोलन जीवियों क्या करेंगे आप जी? ये जो आंदोलन जीवी जो पैदा कर दिए हैं और जो खड़े कर दिए हैं, और किसने खड़े कर, ये वही कांग्रेस है जिसने भिंडरवाला को जिद्दा करा, जिसने कश्मीर विवाद चालू करा, जिसने नक्सलवाद चालू करा, ये वही कश्मीर है। आज ये आंदोलन जीवियों का गया है। सर, एक सवाल और दिमाग में हमारे आ रहा है कि जब महबूबा मुफ्ती इतनी ही कट्टर थी
और सब जानते थे तो बीजेपी ने मिलकर के उनके साथ सरकार क्यों बनाई? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत बड़े सवाल करा जी। भारतीय जनता पार्टी ने अगर सरकार बनाई जम्मू कश्मीर के अंदर, पहले चीज तो वो इसलिए बनाई गई कि दोबारा जम्मू कश्मीर में चुनाव ना हो और दोबारा बोझ ना बने सरकार पे भी और जम्मू कश्मीर के नागरिकों पे, इसलिए सरकार बनाई गई। पहली चीज, सरकार बनाई गई तो शर्तों के साथ बनाई गई, सिस्टम के साथ बनाई गई, जो महबूबा जी ने बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक साथ नहीं दिया और हम लोगों ने छोड़ दिया जी। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर हम चाहते थे कि भाई जो आज परिसीमन होना चाहिए जम्मू कश्मीर का वो हो, वो नहीं कराना चाहती थी क्योंकि उन्हें अपना लालच दिखता था। और हम यानी कि पूरी तरह से परख रही थी बीजेपी की वास्तव में इनके अंदर कुछ राष्ट्र भावना अगर है कि नहीं है। आप पत्थरबाजों को सपोर्ट कर रहे हैं, आप जो अगर हमारे देश का जवान जो गोली खा रहा है नागरिकों को बचाने के लिए, आप उसके लिए एक शब्द नहीं है, तो हमें ऐसी सरकार के साथ नहीं चलना, नहीं रहना था और हमने कंप्रोमाइज नहीं किया। अगर हम सत्ता के लोभी और भोगी होते तो आज पीडीपी के साथ बैठे होते और ये सब कुछ दिखता है। ठीक है, हम इस पे राजेश जौहरी जी से बात करेंगे, जानेंगे कि वास्तव में हकीकत क्या थी। लेकिन इस समय हम ललन सिंह जी के पास जाना चाहते हैं और सवाल वही पूछना चाहते हैं। सर, सवाल वही है कि वास्तव में क्या ये लोग आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है? भारत के आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है ऐसे लोग? सबसे सही आपने सवाल किया। कश्मीर जो है वो सबसे बड़ा समस्या आंतरिक सुरक्षा का और इंटरनल सिक्योरिटी अपेक्षा के एक्सटर्नल सिक्योरिटी से भी ज्यादा जरूरत और वो खतरनाक साबित हो सकता है अगर इस तरह के बेतुकी बयान देने वाले दो चार और हो जाएं तो। कुछ और भी हैं लेकिन उनकी आजकल वो बंद है। 370 हटने के बाद 890 कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा वहां स्थापित किए गए। 7 एम्स वहां पे 7 मेडिकल कॉलेज बने और 2 एम्स बने। शिक्षण संस्थाएं 50 नई टेक्निकल शिक्षण संस्थाएं, इतनी होने के बावजूद भी इंटरनल सिक्योरिटी वहाँ इसलिए जरूरत है कि कोई भी डेवलपमेंट बिना आंतरिक सुरक्षा को मेंटेन किए हुए लोगों में सुरक्षा की भावना जब तक पैदा ना हो तब तक बेहतर ढंग से वो कामयाबी नहीं कर सकती। तो आपने जो पूछा है मैं उसका जवाब देता हूँ कि अगर इसी तरह की बेतुकी अगर बयान देती है तो हमारे पास कानून में बहुत सी ऐसी अधिकार हैं जिसमें इनको नजरबंद भी किया जा सकता है और किया गया है। ये कोई खास महत्वपूर्ण महिला नहीं है। इससे पहले सबसे पहले अपने आप को शेरे कश्मीर बोलने वाले आपको पता ही है कि शेख अब्दुल्ला को भी जेलों के अंदर रखा गया था। तो भारत के लिए चाहे वो सुधार हो, राजनीति का वजूद वाला हो और सामान्य हो, अगर इस तरह का देश के खिलाफ अगर कोई बातचीत करता है जो आंतरिक सुरक्षा के माहौल को खराब करता है, 3 तरह के निवेश अभी अरब से भारत के अंदर आ रहे हैं जिसमें 2.5 लाख लोग इसमें काम के अंदर कार्यरत होंगे। इस तरह के माहौल को खराब करना बहुत ही खतरनाक है और मैं ये बोलता हूँ कि कश्मीर के ऊपर जो 30% इनके पास पीओके है, इस बार हमारा एजेंडा वही है और होना भी चाहिए क्योंकि बिना आक्रामक कार्रवाई का ये सुधर नहीं सकते। और मैडम कहा जाएंगी, मैडम को तो यही लेकिन सर महबूबा मुफ्ती जैसे लोग जब यहाँ पर कश्मीर में है तो पीओके की बात हम क्या कर सकते हैं बिना खतरे के? गौरव जी, 1-2 महिलाओं और इस तरह के नेताओं से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये देश बहुत बड़ा है, क्षेत्रफल और आबादी के हिसाब से मैं ये कहना चाहता हूँ पीओके की आजादी के लिए भारत की तरफ से कार्यक्रम संसद में हो चुका था। 2 दिन पहले हमारे रक्षा मंत्री का जो बयान है उसको देखिए और मैं किसी संगठन का नाम नहीं लेना चाहता हूँ लेकिन भारत में कुछ ऐसी संगठन है। ठीक है सर, ठीक है, हमारे पास समय की कमी है सर, हमारे पास समय की कमी है। राजेश जौहरी जी से हम सवाल लेना चाहेंगे कि जैसा कि अभी हमारे बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भट्टागर जी ने बताया कि उन्होंने गठबंधन तो पीडीपी से किया था, यानी कि माफ कीजिएगा ये महबूबा मुफ्ती जी के साथ गठबंधन इनका हुआ था, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि ये गठबंधन इसलिए टूटा क्योंकि पत्थरबाजों का साथ दे रही थी, जो काम जो राष्ट्रहित के लिए होने चाहिए थे बीजेपी कराना चाह रही थी लेकिन वो नहीं हो रहे थे। कारण क्या यही था? जी देखिए, आप शुरू में अगर आपने देखा हो, शुरू में एक 2 बार तो महबूबा मुफ्ती से बयान दिलवा दिए भाजपा ने
और जो बयान बिल्कुल राष्ट्रवादी बयान थे। लोग बल्कि आश्चर्य में पड़ गए कि ये क्या हो गया शुरू के मतलब। लेकिन फिर महबूबा मुफ्ती के जो गाइड हैं, जो उनको चलाने वाले लोग हैं, उनके मेंटर्स हैं पाकिस्तान में और अपने देश में भी, उन लोगों ने कहा होगा ये क्या कर रही हो तुम, तो फिर वापस से वो अपनी उसी तरीके से उसी मामले में उतर आई। और आप देखिए कि ये जो राजनीति है ना, इस समय देश की राजनीति आप देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी एक वोट से हार गए। तो एक वोट से इसलिए हार गए क्योंकि वो राम के आदर्शों पे चल रहे थे। इस समय जो देश की परिस्थितियां हैं, इस समय राम की नीति की जरूरत नहीं है, कृष्ण की नीति की जरूरत है कि जिन्होंने चाहे बारबरीक हो, चाहे जो भी लोग हों, उनके साथ बिल्कुल उन्हीं की भाषा में इस्तेमाल किया। और आप देखिए राजनीति में अगर आपको वहां अंदर पैठ बनानी है, आपको बताएं एज ए पत्रकार हमने कश्मीर को काफी बार कवर किया है, बिल्कुल अंदर तक, और उन इलाकों में गए हैं, पुंछ में, राजौरी में, और जहां पर बिल्कुल जहां पे स्थितियां वैसी आतंकवाद नहीं है, पर वहां पे भी लोग डरे हुए, चूंकि जो पाकिस्तान से घुसते हैं जो आतंकवादी, वो जो पहाड़ी है, पीर पंजाल की रेंजेस हैं, उनको यही गुज्जर और बकरवालों को, जो दो जातियां होती हैं, मुस्लिम्स ही होते हैं वो, जो अपने गुज्जर और बकरी चराने वाले बकरवाल, उनको जबरदस्ती बंदूक की नोक पे उनसे कहते हैं सही रूट बताओ, तो शॉर्ट रूट है बिल्कुल कि 7-8 घंटे में वो पैदल पैदल कश्मीर श्रीनगर पहुंच जाते हैं। अब उन लोगों से जब हम लोग की बात होती थी, अभी रिसेंटली बता रहे हैं आपको, जब इनकी सरकार थी, तो वो लोग पुलिस उनको परेशान करे, फौज उनको परेशान करे कि तुमने आतंकवादियों के गाइड क्यों बने। तो वो ये कहते थे कि अगर हम नहीं बने तो हमारी बेटियां, बहुएं, जानवर कुछ भी सुरक्षित नहीं है। तो अब इंटरनल सिक्योरिटी की दूसरी बात ये है, अब आप ऐसे में वही कृष्ण वाली राजनीति ही इम्पोर्टेंट है कि आप उनके साथ रहो, उनको समझो, और कैसे खत्म करना है वो रास्ता इन्होंने देख लिया। तो आपके कहने का तात्पर्य है कि बीजेपी वही रास्ता अपना रही थी? बिल्कुल सही किया था और सही रास्ता था, और उस रास्ते का ठीक है। हमारे पास समय की कमी है सर, हमारे पास समय की कमी है, नहीं तो इस चर्चा को और हम आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जौहरी जी आपका, प्रदीप भटनागर जी आपका भी, और लालन सिंह जी आपका भी। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि यहां पर कोविंद जी हटे, लेकिन तुरंत महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगा दिए। आरोप क्यों लगाए, यह कारण साफ है। जिसका तन भारत में हो और मन कहीं और, तो ऐसे आरोप लगाए जा सकते हैं, लेकिन हम मात ऐसे लोगों को उसी तरह से दे सकते हैं, राम की नीति से नहीं, कृष्ण की नीति से। और कृष्ण की नीति कश्मीर में लग चुकी है, और ऐसे लोगों की अब खैर नहीं है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।